अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं मोना आलम। आज 1320 मेगावाट पर मबनी साहिवाल कोल पावर प्लांट के दूसरे यूनिट का भी इफ्तिताह किया गया है वजीर आला पंजाब जनाब शहबाज शरीफ की तरफ से और वजीर फेडरल मिनिस्टर फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डॉक्टर एहसन इकबाल की तरफ से। हमने देखा कि इसी साल बल्कि मई में कुछ महीने ही आज से कबल इसका जो पहला यूनिट था उसका भी इफ्तिताह किया गया था और अब इसके दूसरे यूनिट का भी बाकायदा तौर पे इफ्तिताह कर दिया गया है, जिसके बाद से ये 1320 मेगावाट कोल फायर्ड पावर प्लांट और इससे बनने वाली बिजली नेशनल ग्रिड पर अवेलेबल होगी और अक्यूट एनर्जी शॉर्टेज को खत्म करने में जो 2018 में वफाकी हुकूमत का मैंडेट होगा, जिसको बेस भी किया जा रहा है कि मैंडेट इस हिसाब से अवाम के वोट इस बेसिस के ऊपर हासिल किए जाएं, उसको पूरा करने में ये चाइना पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे पूरे इस कॉरिडोर के तहत जो ये मंसूबा है जिसका मेजर मोस्ट चंक इन्हीं पावर प्रोजेक्ट्स और इन्हीं तमाम जो एक्यूट एनर्जी शॉर्टेजेस या क्राइसिस को दूर करने के लिए लगाया जा रहा है, उसी की ये कड़ी है जो हम लोग साहिवाल कोल पावर प्लांट की शक्ल में देख रहे हैं। साथ साथ ये बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर बेसिस पर क्योंकि बनाया गया है, लिहाजा ये बात इस बात की भी निशानदेही करती है और इस बेसिस की निशानदेही करती है कि ये पूरा मंसूबा अपने अखराजात और इसके बाद जो सूद होगा और जो इंटरेस्ट होगा इसके बेसिस पे उसको रीपे करने के लिए और उसको बेयर करने के लिए उन तमाम मालियाती अखराजात को उस बर्डन को बेयर करने के लिए ये मंसूबा खुद कफील है और खुद अपने हिसाब से ये सलाहियत रखता है क्योंकि ये बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर बेसिस पर बनाया गया है। अब एक तरफ हम देखते हैं कि इस तरह के तरक्याती मंसूबे मुल्क भर में शुरू किए जा रहे हैं और खास तौर पर अगर बात की जाए तो इनका ताल्लुक इंफ्रास्ट्रक्चर से है और इनका ताल्लुक जितने पावर सेक्टर और एनर्जी सेक्टर के मंसूबे हैं, मुख्तलिफ जो इसके रिसोर्सेज हैं, चाहे वो इंडिजिनस हो या फिर कोई फॉरेन सोर्सेज हो, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल, दोनों पर इस पूरी चीज को बेस किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इसके ऊपर साथ साथ ये भी बात करनी जरूरी होगी कि यही इकोनॉमिक प्रोग्रेस, यही तरक्याती मंसूबों का पेस इसी तरह से अगर रहा जाए तो यकीनन हम अपनी पसंदीदा और अपनी जो नीडफुल 7% की ग्रोथ है वो अचीव कर पाएंगे। लेकिन अगर इस पेस में खुदा ना खास्ता किसी तरह की कोई रुकावट आए या इसके रास्ते में कोई इंपेडिमेंट हो तो यकीनन वो नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ होगा और उसकी खिलाफ वर्जी करता हुआ नजर आएगा। हमने ये देखा है कि यही तमाम इकोनॉमिक प्रोग्रेस को मुल्क में मौजूद जो जितनी सियासी गर्मा गर्मी है, सियासी अनसर्टनिटी की फिजा है, उसको एडवर्सली इम्पैक्ट करेगी। ये बात प्रिडिक्ट की गई थी साल 2017-18 के वफाकी बजट के बाकायदा अनाउंसमेंट से पहले ही। आलमी बैंक की तरफ से उनकी रिपोर्ट में इस बात को बड़े वाज़ेह तौर पर बयान किया गया। लिहाजा अगर आलमी बैंक ने ये बात फोर्सी की थी तो क्या वजह है कि जितने भी वो हमारे एलिमेंट्स हैं जो कि नेशनल एलिमेंट्स हैं और हमारे अंदरून एलिमेंट्स हैं, वो इस बात की रियलाइजेशन कितने रखते हैं जब ये चीज आलमी बैंक तक भी फोर्सी कर रहा था। एक तो इसके ऊपर बात करना जरूरी रहेगी। साथ साथ हम ये जानते हैं कि आज भी वजीर आजम के जो साहबजादे हैं जनाब हसन नवाज तीसरी दफा जो है वो JIT के सामने पेश हुए और पहली दफा बुलाने पर वफाकी वजीर खजाना सेनेटर इसहाक डार साहब भी इसी JIT के सामने आज पेश हुए। लिहाजा इन दोनों की जो आज पेशी है आज हमने JIT के सामने देखी। ऑल्दो गिवन द फैक्ट कि JIT पर जो ग्रीवेंसेज हैं, तहफ्फुजात हैं, वो अपनी जगह पर मौजूद है और उनको भी इन प्लेस एड्रेस करना उतना ही जरूरी है। हमने सबसे पहले तो अगर बात की जाए वजीर आजम के जो साहबजादे हैं जनाब हसन नवाज, उनकी पेशी के बारे में उन्होंने ये बात बड़े वाज़ेह अल्फाज में बयान की अपनी पेशी के बाद मीडिया टॉक के दौरान के उनके वालिद और वजीर आजम पाकिस्तान जनाब नवाज शरीफ साहब की तरफ से ये बात उनको बड़े खुले अल्फाज में कही गई है कि जब भी JIT उनको बुलाए और जब भी JIT उनको तलब करे अपनी किसी भी इंटेरोगेशन के लिए तो वो हमेशा अवेलेबल हो। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी पूछा और अपना इसको ड्यू राइट मानकर वैलिडेट कर ये बात पूछी कि किस बात के लिए उनसे ये बात जो JIT है वो सवालात कर रही है, आखिर ये भी बताया जाए कि उनसे क्या जुर्म है और कौन सा उनके ऊपर इल्जाम है जो आयद किया गया है। साथ ही साथ दूसरी एक और बात की तरदीद हमें जनाब इसहाक डार की तरफ से नजर आई, वफाकी वजीर खजाना की तरफ से इन तमाम अफवाहों की तरदीद नजर आई कि उनको ये भी बात एक अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि उनको बहुत दफा मुतअद्दिद दफा उन्हें JIT ने इससे पहले भी बुलाया था लेकिन वो अपीयर नहीं हुए थे। लेकिन उन्होंने आज वाज़ेह अल्फाज में इस भी अफवाह की तरदीद की कि उनको इससे पहले कभी नहीं बुलाया गया और अभी उनको पहली दफा JIT ने समन किया है जिसके ऊपर वो पेश हुए हैं और आइंदा भी जब भी JIT को अपनी तहकीकात के लिए और इंटेरोगेशन के लिए उनकी जरूरत पेश आएगी वो अवेलेबल होंगे। लिहाजा ये तमाम चीजें तो अपनी जगह मौजूद हैं। 20 अप्रैल को जो ये फैसला JIT तश्कील करने का दिया गया था
عدالت عظمیٰ کی طرف سے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بہت پلیزنٹلی اس کو عوام نے, پاکستان کے عوام نے ان سائڈ دا کنٹری اور ایون آؤٹ سائڈ دا کنٹری جتنے بھی پاکستانی تھے ان لوگوں نے تمام اس فیصلے کا خیر مقدم کیا تھا, اور اس کے واضح اثرات ہمیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کے رجحان میں خاص طور پہ سرمایہ کاری کو لے کر نظر آئے تھے. لیکن اس کے بعد سے جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم چیزیں ڈیولپ ہوئی ہیں, ایوالو ہوئی ہیں, JIT کے حوالے سے بھی جو تحفظات سامنے آئے ہیں, گریونسز سامنے آئے ہیں, ٹو این ایکسٹینٹ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایڈریس ہوئے, ٹو این ایکسٹینٹ نہیں بھی ہوئے, موسٹلی نہیں ہوئے. لہٰذا جس طرح سے چیزیں آگے ایوالو ہوئی ہیں ہم نے دیکھا کہ PSX پر بھی واضح طور پہ اس کی مندی کی طرح سے اثرات نظر آئے ہیں, اور مندی کی شکل میں اس کے اثرات یا اس کے ایڈورس افیکٹس واضح طور پر مرتب ہوئے ہیں. اس کے اوپر آج بات کرنا ضروری ہوگا کہ اگر یہ اکنامک پروگریس ملک کے لیے اتنی کلیدی ہے, ہمارے نیشنل انٹرسٹ کو اتنا سرو کرتی ہوئی نظر آتی ہے, تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس سے منہ پھیرا جا رہا ہے, اور جتنے بھی ہمارے نیشنل ایلیمنٹس ہیں اس غیر ضروری سیاسی گرما گرمی کے امپلیکیشنز کو کیا ریئلائز کر بھی پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے ہیں, خاص طور پہ ہماری معاشی گروتھ کو لے کر. اس ضرورت وقت ڈسکشن میں میرا ساتھ دیا ہے مسٹر اشتیاق بیگ نے, وائس پریزیڈنٹ ہیں آپ FCCCI کے, لہٰذا جو ایک ہولسٹک اس کا پرسپیکٹو ہے وہ آپ سے جانیں گے. SN مہنتی صاحب نے بھی ہمیں کمٹ کیا ہے, ہی از شارٹلی ٹو جوائن اس, تاکہ ہم ان سے خصوصاً PSX کے حوالے سے گفتگو کر پائیں. CEO RF حبیب کموڈیٹیز, آل دا وے فرام لاہور ہمارے ساتھ پینل میں تشریف فرما ہے سجاد میر صاحب, سینئر صحافی ہیں آپ, اور آپ سے بھی اس پورے بات کے صحافتی پہلو جانیں گے, صحافتی حلقوں میں کیا باتیں اور کیا افواہیں کافی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ انیوژولی بھی اور بلا وجہ بھی گردش کرتی ہوئی نظر آتی ہیں, لیکن پھر ان کو نیگیٹ کیا جاتا ہے, اور وہاں پر یہ سینٹیمنٹ کتنا ریئلائز کیا جا رہا ہے کہ اس طرح کی سیاسی گرما گرمی اور سیاسی انسرٹنٹی ملک کے لیے نقصان دہ ہوگی ان دا لانگ رن. مسٹر جان اچکزئی نے ہمیں گریس کیا ہے فرام اسلام آباد اسٹوڈیوز, لیڈر ہیں آپ PMLN کے, لہٰذا حکومتی موقف اس پوری بات کا آپ سے جانیں گے. حکومت کی اس بارے میں کیا آ رہا ہے, کتنی ان کی گریونسز بھی جو ہے وہ ایڈریس ہوئی ہیں, کتنی نہیں ہوئی ہیں, ایٹ لینتھ ان سے اس حوالے سے بات رہے گی. بہت شکریہ تمام پینلسٹ کا. اشتیاق بیگ صاحب آپ سے آغاز اگر کروں میں پوری بات کا, بتائیے گا تمام چیزیں تو اپنی جگہ پر موجود ہیں, لیکن ایک ہولسٹک پکچر جو ایک اچھا پیس ہمیں معیشت کی طرف سے نظر آ رہا تھا, آپ کو لگتا ہے کہ گیون دا کرنٹ جو پولیٹیکل ایٹماسفیئر ہے یا ٹیمپریچر ہے وہ ویسے ہی ہم لوگ کنٹینیو کر پائیں گے؟ دیکھیے مونا, سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک چیز بتلاؤں کہ ہماری سب سے بڑی ہارڈ لک یہ رہی پاکستان کی, جو ہم ترقی نہیں کر سکے. پاکستان واز لوزنگ 2% آف GDP, 1% بیکاز آف دا انرجی کرائسس اینڈ 1% بیکاز آف دی لا اینڈ آرڈر سچویشن. اور ورلڈ بینک اور IMF سب نے یہ کہا تھا کہ اگر ہم غربت میں خاتمہ کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان میں ترقی کرنا چاہتا ہے تو ہماری کم سے کم GDP جو ہے 7% ہم نے اچیو کرنی چاہیے. آپ کو پتا ہوگا کہ اس بار ہمارے ہندوستان کی جو GDP تھی وہ چائنا سے بھی زیادہ آئی ہے, اور 8 اور 9% کے اوپر انہوں نے ٹچ کی ہے, اور یہ ہم کر رہے تھے. تو جب حکومت آئی تو ان کی 2 پرائرٹیز تھی, ایک تو لا اینڈ آرڈر سچویشن, اور اس کے اندر کافی حد تک آپ نے دیکھا ہے کہ کراچی کے حوالے سے اور پورے ملک کے حوالے سے کافی بہتری آئی ہے, اور امید کی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ کہ اور بہتری آ کے ہم 1% GDP وہاں پہ اچیو کر لیں گے. اور 1% GDP جو تھی دیکھیے شروع سے ٹیررزم تھی, اور 1% وی ور لوزنگ بیکاز آف دا انرجی کرائسس, مطلب. اور اس سے پہلے جو 2 حکومتیں تھیں آپ یقین کریں انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی. یہ حکومت جو آئی ہے اس کو یہ جہاز کے اندر یہ پرابلمس ملی تھی. اور دیکھیے یہ میں ہمیشہ ہر جگہ یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے جب انرجی کے آپ پلانٹس لگاتے ہیں تو کوئی گنا رس کی مشین نہیں ہے کہ آپ نے گنا ڈالا اور رس نکل آیا اور میں آپ کو پیش کر دوں. یہ جو پلانٹ جس کی آج آپ نے انٹرو میں ذکر کیا ہے یہ 22 منتھس کے اندر ریکارڈ ٹائم, یعنی کہ چائنیز کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دنیا میں جہاں پہ بھی انرجی کے پلانٹس لگائیں کبھی بھی 22 منتھس کے اندر کمیشن ہم نے نہیں کیے, اور پاکستان کے اندر یہ ایک ریکارڈ ہے مطلب. اور 1320 میگا واٹس جو ہے وہ گرڈ کے اندر آ گئی ہے مطلب. اور دیکھیے حکومت ہمیشہ یہ کہتی آ رہی ہے کہ 2018 کے اندر ہم انشاءاللہ انرجی کرائسس کو ختم کر دیں گے, اور پرائم منسٹر کی پوری توجہ ہے. مگر دیکھیے کچھ ایسے لوگ ہیں اپوزیشنز کے اندر جو نہیں چاہتے کہ یہ پروجیکٹس بھی کمپلیٹ ہوں اور لا اینڈ سچویشن بھی صحیح ہو. دیکھیے نا اگلے سال الیکشنز ہو رہے ہیں, الیکشن سے پہلے اگر ان کا وعدہ وفا ہو جاتا ہے اور انرجی کرائسس ختم ہو جاتا ہے تو انہیں کریڈٹ دینا چاہیے. دیکھیے میں اس وقت اپوزیشن یہ نہیں چاہتی کہ یہ جناب کمپلیٹ ہوں اور یہ پروجیکٹس کمپلیٹ ہوں, ان کو کریڈٹ ملے, کیونکہ کریڈٹ ملا تو وہ سمجھتے ہیں ان کو ووٹ مل جائے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ہی ان کی ٹانگ جو ہے وہ کھینچ لی جائے, اور اس طرح کی سچویشن کریٹ کر دیا. اب اس کے ملک میں کیا اثرات ہوں گے ہم زندگی بھر دیکھیں, یہ تو پہلا موقع تھا. آپ یقین کریں دیر واز اے ٹائم میرے کراچی کے کئی دوست اپنی فیملیوں کو لے کے پیسہ دبئی کے اندر 4 سال میں
कोई $6 बिलियन पाकिस्तान से लोग लेके चले गए बिकॉज दे थॉट पाकिस्तान इज नॉट ए प्लेस टू लिव इन द पास्ट। जी, आप यकीन करें कि लोग पैसा लेके आ रहे थे यहाँ पे और उन्हें कहा कि नहीं यार वहाँ हमारे मुल्क के हालात सही हो गए और हम पैसे लाए और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट शुरू हो गई थी। अब सडनली ये जो सिचुएशन डेवलप हुई है जिसके अंदर जनाब आप हुकूमत को डीरेल करने का सोच रहे हैं, 1 साल आप इंतजार नहीं कर सकते और आपका यह है कि किसी तरीके से देखिए जो आदमी भी पेट्रोटिक पाकिस्तानी होगा वो कहेगा कि जी ये प्रोजेक्ट एक बार कंप्लीट हो जाए, सीपैक हमारा कंप्लीट हो जाए, एनर्जी के और हम वी आर नॉट सेइंग अनदर 10 years, नो, वी आर सेइंग कि 2018 के अंदर इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, हमारी सीपैक के प्रोजेक्ट जो हैं वो इंशाल्लाह कंप्लीशन के करीब आ जाएंगे। उसके बाद देखिए पाकिस्तान गिरता आ रहा था, पाकिस्तान की मईशत गिरती आ रही थी। ये पहला मौका है कि दुनिया प्रेडिक्ट कर रही है कि 2020 तक पाकिस्तान दुनिया की 10 बड़ी मईशत में होगा। अमेरिका की न्यूज़पेपर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में पहली बार जो है मिडिल क्लास जिस तेजी से डेवलप हो रही है वो इससे पहले कभी नहीं देखी। बाइंग पावर बढ़ गई है, बाइंग पावर लोगों की बढ़ गई है, एबल हो गए हैं लेने जाए, कारें लेने जाए, आपको नींद मिडिल क्लास लोग कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि हालात में बेहतरी आई है। मगर अगर हम सिर्फ अपनी सियासत देखें, हम अपनी सिर्फ कुर्सी को देखें और हम मुल्क का नहीं सोचें तो फिर पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं करेगा और ये सब प्रोजेक्ट्स रुक जाएंगे। और वो लोग जिनको 10 लोगों को मैं जानता हूं जो आप यकीन करें कि रोजाना हमारे पास आ रहे थे कि जी हम पाकिस्तान में पैसा अपना सरमाया लाना चाहते हैं। कुछ अर्से पहले प्राइम मिनिस्टर साहब आए गवर्नर हाउस में, जिन बिजनेसमैनों से मुलाकात हुई इसमें हम भी शामिल थे। लोगों हमारे पास फेडरेशन में लोग अप्रोच कर रहे हैं कि जी वी वांट टू ब्रिंग अवर मनी बैक टू पाकिस्तान। राइट। और हमने प्राइम मिनिस्टर को एक प्रपोजल दिया है जिसमें ये कहा है कि जी एक लोगों को जो है इंसेंटिव दिया जाए जिसके अंदर अगर उनका सरमाया पाकिस्तान से ले गए थे, किसी वजह से भी ले गए थे, उनको एमनेस्टी डिक्लेयर की जाए और वो फंड्स अपने वापस पाकिस्तान ले आए। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 40 से 50 बिलियन बाहर से आ सकते हैं क्योंकि इस वक्त लोग सोच रहे हैं कि बाहर पैसा रखना ज्यादा खतरनाक है, इट्स बेटर टू ब्रिंग बैक द मनी। राइट। तो ये तमाम चीजें इस वक्त जब हो रही हैं, लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं और देखिए क्या हुआ जब हालात खराब होते हैं, देखिए शाही हो जाता है कि इन्वेस्टर जो होता है उसके पास पूरी दुनिया की मार्केट होती है, वो इन्वेस्टमेंट कहीं भी कर सकता है, सारे ऑप्शन हैं आपके पास। जिस तरह बॉन्ड पाकिस्तान की हुकूमत अगर ये कर रही है, हर कंट्री जो है बॉन्ड मुझे याद पड़ता है आपसे हमने बात की थी कि जब ओवर सब्सक्राइब हुए थे हमारे बॉन्ड, इस वक्त लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब दूसरा बॉन्ड आए और वो भी ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा। इट शोज कि हमारी मईशत क्या है, हम IMF से निकल गए हैं, हमारा इंटरेस्ट रेट इतना कम है, हमारी GDP बढ़ रही है, हम इंशाल्लाह इस बार जो है हम इजीली 7% जो है अचीव कर लेंगे, हमारे जो रिजर्व्स हैं वो क्या कहते हैं उसके अंदर बेहतरी आ रही है। और आप समझते हैं बॉन्ड्स की ओवर सब्सक्रिप्शन में कोई भी इंटरेस्ट रेट का अमल दखल नहीं था? नहीं, देखिए इंटरेस्ट रेट जो है वो डिटरमाइन करता है वक्त क्या होता है, तमाम चीजें क्या होती है। इस वक्त जो है वो हाई रखा गया था। देखिए परसेप्शन है ना जो बात की जाती है। देखिए हमारी रेटिंग डिफरेंट थी, इस वक्त हमारी रेटिंग के अंदर बेहतरी आई है। जब बेहतरी आएगी आप देखेंगे इस बार जब भी क्या कहते हैं बॉन्ड आएगा वो 5.5% से ऊपर का नहीं होगा और वो भी ओवर सब्सक्राइब होगा। आप लोग इंतजार कर रहे हैं इस चीज का। तो कहने का मकसद ये है कि खुदारा इस वक्त हम कोई गिमिक्स नहीं करें, हम कुर्सी का नहीं सोचें, लेट हुकूमत। फिर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनको आप कंप्लीट करने दें टर्म इनकी, मैं ये कह रहा हूं ये प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट होने दें। ये पाकिस्तान की लाइफ लाइन है, ये एनर्जी क्राइसिस, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, सीपैक। एक बार ये कंप्लीट हो जाए। देखिए पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने क्या किया, कुछ नहीं किया, बैठे रहे, एक 10 मेगावाट भी ऐड नहीं की और अब वो शोर मचा रहे हैं कि जी क्या लोड शेडिंग हो रही है। कहाँ से लाएं जी, काम तो हो रहा है ना। ये 1320 जो ऐड हुई है कहाँ से हुई है? बिजली पे खैर काम तो किया गया था लेकिन वो दूसरे वो रेंटल पावर और वो अलग चीजें थी, वो कोई डिफरेंट चीजें थी। आप जनरेशन की बात कर रहे हैं? जनरेशन की बात कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से कि इस वक्त हमको मुहिब वतन पाकिस्तानी होने का ये करना चाहिए। देखिए प्रायोरिटी क्या है हुकूमत की? प्रायोरिटी है जी ज्यादातर अमाउंट जो लग रहा है जो अच्छा ये सीपैक का प्रोजेक्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल। जी ये सीपैक का फॉलो करता है। और जैसे आपने कहा है कि इसके अंदर कुछ नहीं है, प्रोड्यूस वो कर रहे हैं, हम उनसे खरीद रहे हैं और खरीद के और जैसे जैसे ऑपरेट करेगा वैसे वैसे अपनी के बाद हमें मिल जाएगी ये चीज, क्योंकि बिल्ट ऑपरेट के बेसिस पे ये होता है वो 30 इयर्स के बाद हमें मिल जाएगा और रिकॉर्ड टाइम के अंदर हुआ। अब वक्त आ गया है कि आप देखेंगे कि एवरी मंथ एक प्रोजेक्ट जो है इंशाल्लाह उसका इफ्तिताह होगा, क्योंकि जो पाइपलाइन में चीजें हैं वो सामने आनी शुरू हो गई हैं। मगर अगर हालात ये रहे तो सरमायाकार क्या होगा? इवन चाइना का मैं आपको बतला रहा हूँ कि चाइनीज आर वेरी वरीड
about the situation جو پاکستان کے اندر ہو رہی ہے کہ اگر حالات یہ رہے تو کس طریقے سے کنٹینیو Right, this is an important disclaimer جو آپ نے آخر میں بات کی ہے کہ چائنیز ٹو آر ورڈ فار دا سچویشن جو اس وقت سیاسی فرنٹ پر ڈیولپ ہو رہی ہے پاکستان میں. سجاد میر صاحب کی جانب بڑھوں گی. سجاد میر صاحب بتائیے گا سیاسی جو اس وقت حلقے ہیں, حلقہ احباب ہیں, کس طرح کی باتیں وہاں پر گردش کر رہی ہیں, اور جو JIT ہے اس کو ہم نے دیکھا بہت دفعہ اس کے خلاف باتیں بھی کی گئی اور ساری چیزیں اپنی جگہ پر موجود رہیں. جو واضح قسم کی جو گریونسز تھیں یا تحفظات تھے وہ بھی ہم نے دیکھا کہ مور اور لیس ان کی بھی وہ ایڈریس ہمیں ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے. بٹ آن دا ادر ہینڈ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ایک ان یوزول قسم کی ہائپ بھی کریٹ کی جا رہی ہے اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے, جیسے کہ انہوں نے فورس ہی کر لیے ہیں ریزلٹس. یہ بھی کیا بات آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے, اور اس پیمانے پہ جس کو میڈیا ہمارا جتنا اس بات کو اچھال رہا ہے یا جتنا اس بات کو ووکل ہو رہا ہے اس کے بارے میں, ہمارے انٹرنیشنل پرسپشن کے لیے یہ چیزیں کیسی ہیں آپ کی نظر میں؟ اصل میں انٹرنیشنلی ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے پوسٹ ٹروتھ, مابعد صداقت. تو سچائی کو آپ پہلے مان لیں, پھر اس کے بارے میں دلیلیں گھڑتے رہیں اور دلیلیں بولتے رہیں اور اس بات کی کوشش کریں کہ جو بات آپ نے پہلے طے کر لی اس کو ٹھیک ثابت کیا جائے. ٹرمپ کے آنے کے بعد امریکہ میں یہ سچویشن ہے اور وہاں بھی وہاں کی تجزیہ نگار یہ کہہ رہے ہیں کہ سچائی آپ پہلے طے کر لیتے ہیں اور فضول قسم کی بحثیں کرتے ہیں. ہمارے یہاں جو کل بحثیں ہو رہی ہیں یہ سیاسی بحثیں نہیں ہیں. ہماری ڈویژن بالکل اس طرح ہے کہ ایک کی سچائی دوسرے کا جھوٹ ہے اور دوسرے کی سچائی پہلے کا ایک طرح کا جھوٹ ہے. ہم اپنی اپنی سچائیوں پر قائم ہو کر اس بات کی کوشش کر رہے ہیں جس طرح قوم کو ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے. جب قوم ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے تو پھر کوئی وہ معاملات جس میں یکسوئی چاہیے وہ حاصل نہیں ہو پاتے. اکانومی کے بارے میں کہا گیا تھا جس طرح مساق جمہوریت ہوا تھا, اس کا جو بھی حال ہوا وہ الگ بات ہے, اس طرح ایک مساق معیشت ہونا چاہیے. ہمیں ایگری کر لینا چاہیے کہ اس ملک میں یہ چیزیں چاہیے اور اس طرف ہمیں بڑھنا چاہیے. اچھا, ان چیزوں کے حصول کے لیے حکومتیں بدل بھی جائیں تو کوئی فرق نہ پڑے. ہمارے ہاں ہوتا ہے ایک حکومت منصوبہ شروع کرتی ہے, دوسری آ کے اسے ختم کر دیتی ہے اور ایک نیا منصوبہ شروع کر دیتی ہے. کوئی ڈائریکشن طے نہیں ہوتی. ہمیں یہ لازمی بات ہے کہ ہمارا گروتھ ریٹ جو ہے وہ 7% تو منیمم ہے جو پہنچنا چاہیے. اس سال جو کہ بجٹ میں پروجیکٹڈ ہے ہم 6% پہ پہنچیں گے, شاید 6 سے کچھ کم رہ جائیں, لیکن 6% ہمارا ٹارگٹ ہے. اگلے سال ہمیں 7% پہ پہنچنا ہے. یہ گویا تھریش ہولڈ ہے, اس سے نیچے ہم ایگزسٹ نہیں کر سکتے. آبادی جتنی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے ہم سنبھال نہیں سکتے. ہماری کاسٹ آف پروڈکشن ہمارے قابو میں نہیں آئے گی جب تک ہم انرجی کا پرابلم سالو نہیں کرتے. انرجی ہم نے مہنگی رکھی, رینٹل پاور لے کر آئے, رینٹل پاور آ کے بجلی پیدا نہیں کرتے تھے, پیسے لے جاتے تھے. رزلٹ یہ تھا کہ پورے ملک میں لوڈ شیڈنگ عروج پہ تھی. لوڈ شیڈنگ وہ نہیں جو آپ اور میں فیس کرتے ہیں, لوڈ شیڈنگ وہ جو انڈسٹری فیس کرتی ہے. آپ کی انڈسٹری فل کیپیسٹی پہ چلتی نہیں تھی. تو اس کا رزلٹ کیا تھا؟ اس کا رزلٹ یہ تھا کہ آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ نہیں کر پاتے. انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس وقت ہماری ایکسپورٹ اگر کم ہوئی ہے تو مینوفیکچرنگ کی وجہ سے ہوئی ہے. ہماری مینوفیکچرنگ میں جو کمی آئی ہے, کاسٹ آف پروڈکشن بڑی ہے, اس کا یہ نتیجہ ہے. ہم نے ہائیڈرو پاور بنائی نہیں, ہمارے ڈیم جو وہ اس سیاست کی نظر کر دیے. پانی کے ذخائر اور ڈیم اور بجلی پیدا کرنے کے منصوبے جو ہیں وہ سیاست کی نظر کر دیے. اس کے بعد جو سستی بجلی پیدا ہو سکتی تھی وہ ہم نے کی نہیں. مہنگے فرنس آئل پر اور ڈیزل پر ہم بجلی پیدا کرتے رہے. اب ہم نے کوئلے پر بھی, اب شور ہو گیا جی کوئلے سے بجلی پیدا کرنا اب آؤٹ آف ڈیٹ ہو گیا یا کچھ, ہمیں تو بجلی چاہیے یار. اور جو نیا ایک ٹیکنالوجی ہے اس میں وہ پولوشن نہیں پھیلتی جو پرانے زمانے کے کول انڈسٹری کے ذریعے سے. اور سجاد میر صاحب, آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اس میں بلا وجہ کرٹیسزم کا شکار بنایا جاتا ہے؟ اگر کول آپ سمجھتے ہیں کہ پولیوٹنٹ ہے اور پولیوٹ کرتا ہے, تو ہم نے دیکھا ہے کہ چین اور انڈیا جیسے ممالک نے بھی اپنی جو بیسس بنائی ہے بجلی کے حوالے سے وہ اسی کے اوپر, اسی کول کی بنیاد پر اور بلکہ انڈیجنس کول کی بنیاد پر بنائی ہے. تو یہ کیا آرگیومنٹ صرف پاکستان کے لیے اپلائی ہوتا ہے کہ کول ایک پولیوٹنٹ ہے؟ میں اسی بات پہ آ رہا ہوں کہ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے لیٹسٹ پروجیکٹ ہے جو چین نے ٹیکنالوجی حاصل کی ہے اس سے پولوٹ بھی نہیں کرتا. اور پھر ہم نے وہاں اتنی شجرکاری کر دی ہے کہ جو کاربن بھی پیدا ہوگی وہ ابزار کر لی جائے گی. وہ تو ایک بات ہے, لیکن یہ جو پروجیکٹ بنا ہے یہ چھوٹا پروجیکٹ نہیں ہے. یہ ہم نے ریکارڈ کم مدت میں بنایا ہے اور یہ سی پیک کا پہلا منصوبہ ہے. یہ بکی پہ اور بلو کی پہ اور حویلیاں پہ جو گیس کے ذریعے سے ہم لگا رہے ہیں وہ تو حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب کے پروجیکٹ ہیں, سی پیک کے نہیں ہے. لیکن یہ سی پیک کا پہلا منصوبہ تھا جس میں غیر معمولی کام ہوا ہے کہ ہمارا کوئلہ کیسے وہاں پہنچنا ہے, اس کو سٹور کیسے ہونا ہے, اس کو کام کیسے کرنا ہے.
اور اس کے ذریعے سے جو بجلی پیدا ہوگی وہ کتنی تیزی کے ساتھ اور کتنی سستی ہوگی، یہ ساری چیزیں ہم نے میٹ کرنی ہے. ہماری مینوفیکچرنگ یا انڈسٹریل پروگرس کے لیے مسٹ ہے. اگر ہمارے پاس انڈسٹری نہیں ہوگی تو ہم اپنی ٹیکسٹائل ملیں کہاں سے چلائیں گے؟ ہم نے اجازت دی پچھلے دور میں بھی کہ ٹیکسٹائل ملیں اپنی انرجی خود پیدا کریں. ہم نے اس بات کی بھی کوشش کی کہ گڈے سے جو ویسٹ بچتا ہے اس سے انرجی پیدا کرے، لیکن وہ تو ابھی چھوٹے منصوبے ہیں نا جی. یہ بڑے منصوبوں کے ذریعے سے ہم اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے انرجی کے پرابلم پہ قابو پائیں. اور اگر یہ چلتا رہا، میں اس پہ سیاسی طور پر نہیں آنا چاہتا کہ اگلے الیکشن میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اگر یہ چلتا رہا تو معاشی طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان ول بی آن رائٹ ٹریک. ہم صحیح سمت پہ چلیں گے، ہماری انڈسٹریل پروگرس بھی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے محنت کش کو مزدوری بھی ملے گی، ہمارے لوگوں کو نوکریاں بھی ملیں گی. انڈسٹری بڑھتی ہے تو صرف انڈسٹری سرمایہ دار نہیں کماتا ہے، اس کا پیسہ چند لوگوں کی جیب میں نہیں جاتا ہے، بلکہ اس کے لیے روزگار پیدا ہو. ٹرمپ کس بات پہ چیخ رہا ہے کہ ہم نے سستی لیبر کے چکر میں اپنی ساری انڈسٹری جو ہے آؤٹ سورس کر دی، کچھ چین کو دے دی، کوئی کسی کو دے دی، کوئی میکسیکو کو دے دی. وہ کہتا ہے میں واپس لے کر آؤں گا تاکہ میرے ملک میں کارخانے ہوں اور میرا مزدور کام کرے. ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ بھی اسی بنیاد پر ملا ہے ان کے تمام انپریڈکٹیبلٹی کے باوجود. لیکن یہ ایک بیسک مسئلہ ہے. سجاد صاحب ایک مجھے اجازت دیجیے گا، یہ جو سیاسی طور پر اگر میں اس فرنٹ سے آپ سے میں جاننا چاہوں آپ کی، کیونکہ گہری نظر ہے ان معاملات پر، اوور پلے کیا جا رہا ہے اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے. یقیناً جے آئی ٹی نے تمام یہ چیزیں، اب جے آئی ٹی اپنے کنکلوزو فیز میں ہے اور 10 تاریخ تک یہ تمام چیزیں کنکلوڈ کرنی ہے، لیکن جو سیاسی انسرٹنٹی کی فضا ہے ویسے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ قائم ہے، آگے بھی اس کو بڑھایا جا رہا ہے، بلکہ پریڈکٹ بھی کیا جا رہا ہے اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے یہ ایک سٹیپ اہیڈ اس میں جایا بھی جا رہا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کس طرح سے اس کے اوور پلےئنگ کرنے کے اس پورے ریزلٹ کے ہمارے لیے، پاکستان کے لیے اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں؟ نہیں، یقینی طور پر جس طرح جے آئی ٹی کے مسئلے کو لیا گیا ہے، اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے خاص طور پر، اس نے ملک کے اندر ایک کرائسس، ایک بحران پیدا کر دیا ہے. ہماری اسٹاک مارکیٹ دیکھیے کتنی نیچے گئی ہے، کس تیزی کے ساتھ اوپر جاری تھی، 52 پہ تھوڑی میں چلی گئی تھی، اب سے 45 سے بھی نیچے آ گئی ہے. اتنا بڑا فرق جو ایک مہینے سے بھی کم عرصے میں 2-3 ہفتے کے اندر میں آ جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ہمارے جو انڈیکیٹر جو تھے وہ اچھے جا رہے تھے، ان پہ فرق پڑ رہا ہے. لیکن یقینی طور پر اگر ہم اس سے اوور کم کر لیتے ہیں، ہمارا جی ایس ٹی کا مسئلہ آج نہیں تو 4 دن میں طے ہو جائے گا، اس پہ کام کر لیتے ہیں. نواز شریف نہیں رک رہے، وہ ایک دورے پہ گئے، دوسرے پہ گئے، تیسرے پہ گئے، وہ مڈل ایسٹ کو بھی دیکھ رہے ہیں، وہ ترکی کو بھی دیکھ رہے ہیں، وہ چین کے ساتھ جا کے بھی اپنی نئی جو نیگوشیشن کرنا چاہتے ہیں اس کو بھی کر رہے ہیں. افغانستان نارمل ہو، وہ ہر طرح کی کوششیں جو انہیں کرنی ہے وہ کر رہے ہیں، وہ کہیں رک نہیں رہے. یہ پہلا منصوبہ ہے جس میں دوبارہ یونٹ نمبر 2 کا افتتاح کرنے وہ خود نہیں آئے، ورنہ ان منصوبوں کا افتتاح بھی خود کرتے ہیں. اور اس تیزی کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں کہ وہ اپوزیشن کے پروپیگنڈے کے جواب میں ان کا ایک ہی کہنا ہے کہ بتاؤ میرا قصور کیا ہے. آپ کس چیز کی مجھ سے جواب طلبی کر رہے ہو؟ میں نے کوئی اسکینڈل ہے میرے خلاف، حکومت کے خلاف؟ تو پیسے چوری کیے ہیں ہم نے، کچھ کھایا پیا ہے، کچھ میگا پروجیکٹ سے کچھ لیا ہے؟ فخر سے بتاتے ہیں یہ جو پروجیکٹ لگائے ہیں کہ دنیا میں سستے ترین ہیں جو ہم نے لگائے ہیں. اور وہ بتاتے ہیں کہ ایک پیسے کی آپ گڑبڑ ہو تو وہ بتاؤ، ہم مجرم ہیں. یہ ہمارا نجی کاروبار دیکھ رہے ہو نا، اس پہ دیکھنے کے لیے ایک کتنے لیول پر جو بھی جتنا وہ بھی ٹرائل اینڈ ایرر ہے. آپ دیکھیں کہ اس میں کوئی چیز ویسے ویلیڈیشن اپوزیشن کو 2-4 دن اور 5 دن اور اس کے بعد یہ ہمارے رائٹ ایک بریک کی جانب بڑھیں گے اور جب واپس آئیں گے تو اس بات کے اوپر بھی جان اچکزئی صاحب سے سوال رہے گا کہ اگر ایک سرمایہ کار ہے اور اگر ایک سرمایہ کار کے پاس سرمایہ کاری کے لیے مختلف ممالک کے آپشنز ہیں، وہ اس ملک میں کیوں انویسٹ کرے گا جہاں پر وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک انسرٹن فضا ہے، خاص طور پہ سیاسی فرنٹ پہ. ایک اس بات کے اوپر بھی ہم تھوڑا سا پروب کریں گے، برین اسٹارم کریں گے، اور دوسری طرف یہی تمام ریپرکشنز ہمیں خاص طور پہ اسٹاک مارکیٹ جس کا تذکرہ سجاد میر صاحب نے بھی کیا ہے، بڑے واضح طور پر وہاں پر بیرشنس کی شکل میں نظر آتے ہیں. کب تک یہ اسپیلز جاری رہیں گے اس کے اوپر مزید بات رہے گی. اسٹے ود اس. باخبر، تازہ، معتبر اور مستند خبروں سے تفریح تباہ پر مبنی معلومات صرف پی ٹی وی کے مصدقہ ٹویٹر اکاؤنٹ سے منسلک ہو جائیں، جو فرق واضح کر دے گا. قابل اعتبار ذرائع اور غیر تصدیق شدہ مواد کے درمیان
आइए राबते करें मजबूत। PTV कौम की आवाज। वेलकम बैक टू दिस डिस्कशन। वहीं से बात को रिज्यूम करते हैं, जान अचकज़ई साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं, उनसे खास तौर पे जो हुकूमती मौक़िफ़ है इस पूरी बात के बारे में और खुसूसन JIT और जिस तरह से प्रेवलेंट सिचुएशन है सियासी फ्रंट पर उसके बारे में जानते हैं। वेलकम टू द शो जान अचकज़ई साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद स्टूडियोज ग्रेस किया है। बहुत जरूरी तौर पर आपसे ये बात करना हमारे लिए अहम है कि एक तो JIT को लेकर जो भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, यकीनन वो दोनों में से किसी भी, दोनों इतराफ में से किसी भी तरफ से अगर आ रहे थे तो उनको एड्रेस होना बड़ा जरूरी था। एक तो ये बताइए कि किस हद तक आपकी नजर में जो हुकूमत की तरफ से कोई तहफ़्फ़ुज़ात थे, कोई रिजर्वेशंस थी, वो एड्रेस हुई हैं, फर्स्टली दिस, एंड सेकेंडली फॉर द फैक्ट कि जो बेरिशनेस हमें नजर आ रही है वाज़े तौर पे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जिस तरह की मंदी का रुझान है, 20 अप्रैल के फैसले को बड़े कुछ असलूबी से मनाया गया था PSX में और हमें एक बड़ी तेजी का रुझान नजर आया था मार्केट में, लेकिन अब जो एक कंसिस्टेंट हमें फॉल दिख रहा है, आपको लगता है इंडिजिनस फैक्टर्स भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं अलॉन्ग विद इंटरनेशनल वंस, खासतौर पे हमारे सियासी फैक्टर्स? देखिए, पहली बात तो मैं डायरेक्टली आपके सवाल का जवाब दूंगा कि किस तरह सियासी फैक्टर जो है वो हमारी ओवरऑल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी का बायस बन रहा है। JIT इससे पहले पनामा की तकरीबन 6 महीने की प्रोसीडिंग मजमूई तौर पर आसार में खुल के नजर आ गए हैं। अब ये इशारा किया गया मेरे कोलीग ने, सजादमी साहब ने, कि स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हुआ है। इन्वेस्टर्स वहाँ पे उन्होंने एक मैसेज दिया कि वो खुश नहीं है कि एक फाइनेंशियल और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के बादल हमें नजर आ रहे हैं। आपने ये भी देखा कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से अब तो जो की रिफॉर्म्स हैं उस हवाले से भी वर्ल्ड बैंक ने जो है तशवीश का इजहार किया है। वर्ल्ड बैंक ने अपने हालिया रिपोर्ट में कहा है कि 3 बड़े चैलेंजेस ऑन द डाउन साइड, टेररिज्म की बात की गई, मौसमियाती चैलेंजेस की बात की गई और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स डीरेल होने की बात की गई। क्योंकि एक कंटेक्स्ट है हमारा जहां पे पाकिस्तान में इदारे या इंस्टीट्यूशंस या वजारतें एक CEO की तरह होती हैं, एक डिसीजन सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग होती है। अगर एक की मिनिस्ट्री में एक की वजीर, मिसाल इसाक डार साहब को जो फाइनेंस मिनिस्टर है, या हसन इकबाल साहब को प्लानिंग मिनिस्टर है, या ख्वाजा साद रफीक साहब, अगर उनका अटेंशन डाइवर्ट होता है, उनके मोमेंटम, उनकी एनर्जी सियासी इश्यूज पे फोकस होते हैं, तो उनके जो रिफॉर्म्स हैं, उनके लीडरशिप के नीचे जो ब्यूरोक्रेसी इंप्लीमेंट करने के लिए जा रही है, वहां पे एक ठहराव आएगा, ब्यूरोक्रेसी बैठ जाएगी एक सिटिंग पे, तो मजमूई तौर पे जो डायरेक्शन, जो मोमेंटम है, उस पर असर पड़ेगा। फिर आपने ये भी देखना है कि जो CPEC के हवाले से जो मेजॉरिटी प्रोजेक्ट्स हैं वो गवर्नमेंट लेड है, गवर्नमेंट उनको जो है वो आगे ले जा रही है, तो अगर एक ठहराव आता है तो उन प्रोजेक्ट पे भी असर होने का खदशा है। और यकीनन चाइना के लिए ये खुशाइन नहीं होगा, वो वरीड होंगे कि जो CPEC की जो स्पीड उन्हें दरकार है उसमें कोई कोताही आए। फिर इसके साथ हमने ये भी देखा है कि अटेंशन स्पैन गवर्नमेंट का जो है वो कम हो जाता है अगर सियासी मामलात में उलझ जाए और जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, गैर यकीनी कैफियत में फिर इन्वेस्टर्स भी देखेंगे कि पाकिस्तान में हम क्यों जाएं जब हमें नहीं मालूम कि गवर्नमेंट रहेगी नहीं रहेगी, हमें नहीं मालूम कि प्राइम मिनिस्टर रहेंगे या नहीं रहेंगे, और ये प्रोलॉन्ग एक ऐसा पीरियड है वो प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, लिहाजा उनके लिए चॉइसेस हैं वो कहीं और जाएंगे। फिर बिलखसूस वो ओवरसीज पाकिस्तानी जो अभी इशारा किया गया, जो इस वक्त पाकिस्तान को एक माशी टाइगर के तौर पर देख रहे थे, उनके लिए सवाल खड़े हो जाएंगे कि क्या वो वापस उस पाकिस्तान को देख रहे हैं जो 2013 से पहले था, जो एक बैंकरप्ट, एक दिवालिया माशी लिहाज से, और जो हमारे हमसाए कहते थे कि हम माशी तौर पे एक वाइएबल इकोनॉमी और मुल्क नहीं है। तो ये तमाम चीजें जो हमारी अनसर्टेन पॉलिटिक्स के साथ हैं, हमें ये देखना है। बेशक मैं एक पार्टी का कारकुन हूँ, लीडर हूँ, लेकिन ये एक अनबायस मेरा असेसमेंट है। मैंने बात की है वर्ल्ड बैंक से, हमारा इंटरेक्शन डिप्लोमेट से रहता है, इन्वेस्टर्स से रहता है। वो इन्वेस्टर्स इस वक्त पाकिस्तान को एक यूनिक मौका मिला है, BOT की बुनियाद पे हम कोई भी
किसी भी इन्वेस्टर के पैसे यहाँ ला सकते हैं। अगर आप बलूचिस्तान में विंड मिल आपको चाहिए तो 100 मेगावाट का प्रोजेक्ट आपको BOT की बुनियाद में मिल सकता है। पैसे उनके हैं, सिर्फ आपने जमीन देनी है, 3 साल में उनका समय वापस आ जाएगा, 25 साल में उनको प्रॉफिट मिलेगा। तो इस तरह आप जमीन अगर आपके पास है, एग्रीकल्चर में आपके पास ये अपॉर्चुनिटीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा इस इन्वेस्टमेंट का हम फायदा ले सकते हैं। लेकिन क्या हमारी जो ही है, क्या हमारा पोलिटिकल सिस्टम इस इकोनॉमिक रिफॉर्म और मॉडल को सपोर्ट कर रहा है, ये तमाम स्टेक होल्डर्स को सोचने की बात है। हम आज फिर इंडिया और अमेरिका की वो नैरेटिव प्रूव करने के लिए क्या शायद कर बोल रहे हैं कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान इकोनॉमिकली वायबल रियासत नहीं है, और जो CPEC की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी चाइना के साथ लिंक होने के प्रोस्पेक्ट हमें नजर आए, वो शायद एक रियलिटी ना बने, और हम मेरे मुंह में खास दुश्मनों का जो वो हमारे 70 साल से नैरेटिव है, फिर हम उनको एक सेल्फ प्रोफेसी के तौर पे साबित ना करें। तो ये एक सा चैलेंज है वैसे तमाम सियासी पार्टियों को सोचना चाहिए। आप समझते हैं इसमें कोई बैरून मुल्क भी इसके कुछ अनासर हैं इस तरह के जो इंस्टिगेट कर रहे हैं इस तरह के इंटरनल एलिमेंट्स को कि वो डीरेल करे कोई डेमोक्रेसी को, और कोई इस तरह की बात की जाए जो मुल्क की मफाद के खिलाफ हो? देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस मुल्क को सियासत में एहल सियासत में आगे ले जाना है। एक सिस्टम है, एक डेमोक्रेसी है, एक मैंडेट है। अगर एक गवर्नमेंट, एक इलेक्टेड पॉलिटिकल पार्टी दूसरे गवर्नमेंट को ट्रांसफर नहीं करती, तो हमने देखा है कि माजी में हम इसका खमियाजा भुग चुके हैं। हम तकरीबन एक नाकाम रियासत के तौर पर जाने जाते थे। आज पहली दफा स्टॉक एक्सचेंज दुनिया में हमारा जो है नाम सही कर रहा है। सॉफ्ट इमेज की बात हो रही है। पाकिस्तान अब जो है टेररिज्म के हवाले से नहीं है, बल्कि एक इमर्जिंग मार्केट के तौर पे हम बात कर रहे हैं। चाइना की इन्वेस्टमेंट आ रही, दूसरे ममालिक की आ रही। तो अगर हम देखेंगे कि इसमें हमारे दुश्मन ममालिक, हमारे हमसाय ममालिक खुल के कह रहे हैं कि हम CPEC के खिलाफ हैं, हम पाकिस्तान की इस इकोनॉमिक टेक ऑफ के खिलाफ है अल्फाज दीगर, तो 70 साल से जो हमारी हिस्ट्री रही है वो चाहते हैं कि हम इसी तरह कमजोर रहें, हम नातवाना रहें और हम फिर नापसंदीदा चॉइसेस कहें। और ये एक ऐसे वक्त जब रेमंड डेविस का किताब आया, रेमंड डेविस क्या सबक हमें सिखाता है ये किताब, ये कि हम ये रिफ्लेक्ट करें कि कमजोर मुल्क, इकोनॉमिकली कमजोर, माशी एतबार से कमजोर मुल्क नापसंदीदा चॉइसेस करता है। लिहाजा हम उनके थोप के धाने के सामने हमारी बंदूक की नाली नहीं चली, क्योंकि हमारी पोजीशन वो नहीं है। लिहाजा और हमें सीखने की जरूरत है कि हम पाकिस्तान को मजबूत बनाएं। मजबूत दिफा जो है मजबूत इकोनॉमी के साथ है, मजबूत इकोनॉमी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपकी इकोनॉमिक यानी स्टेबिलिटी की बुनियाद है। ये नेशनल एलिमेंट के नेशनल पावर के एलिमेंट्स हैं। अगर इस पे भी हम आज भी क्लियर नहीं है तो इसका मतलब है कि फिर मैं समझता हूं कि हमारी जो चौथी नस्ल है वो भी पाकिस्तान को फेल करेंगे, अपने मुल्क को फेल करेंगे, और हम फिर अगली नस्ल को देखेंगे कि इस मुल्क को आगे ले जाएं। एक और जनरेशन लॉस हमें होगा। मिस्टर रचक भाई, आप जैसे बात कर रहे हैं, आपने खुद जैसे तस्करा किया है रेमंड डेविस, एक तो आयरॉनिकली इस पर थोड़ा सा मैं सिर्फ ये बात करना चाहूंगी कि जो हमने देखा था कि एजेंट था CIA का और पाकिस्तान में एक ऑब्नॉक्शियस किस्म के स्टेटस से ऑपरेट कर रहा था, अननोन स्टेटस से ऑपरेट कर रहा था। सडनली हम देख रहे हैं कि वो अथॉरिटी हो गया है, उसकी वो जो किताब है वो अथॉरिटी है अब इस बात को डिटरमाइन करने के लिए कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में कौन काबिल यकीन है और कौन नाकाबिल यकीन है। एक तो पहला तो ये बात है। दूसरी खैर JIT के हवाले से मेरा आपसे सवाल ये है, मोस्ट वेलकम टू रिमार्क ऑन द रेमंड डेविस फैक्टर 2, लेकिन JIT के हवाले से बताइएगा कि आपके तहफ़्फ़ुज़ात, हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात कितने एड्रेस किए गए हैं, और इफ दे आर नॉट येट एड्रेस तो इसका जो भी फैसला 10 जुलाई हम सबके सामने है, दूर नहीं है, कंक्लूसिव फेज में है JIT, हुकूमत तस्लीम करेगी बिल्कुल वैसे ही जैसे 20 अप्रैल का आपने कहा था कि आप लोग करेंगे और आपने किया भी था। क्विकली रेमंड डेविस एपिसोड या किसने हमें फिर सिखाया कि हम बुनियादी तौर पर एक मेच्योर कौम की तरह रवैया इख्तियार नहीं करते। जब एक रिपोर्ट छपती है बाहर मुल्क में, तो न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, रेमंड डेविस की किताब, हम माचिस लेके अपने मुल्क को आग लगाने की कोशिश करते हैं और हम उनको गॉस्पेल ट्रुथ समझते हैं, उनको हम पुरानी आयत मानने लगते हैं, फिर हमें किसी पे यहाँ पे एतबार नहीं रहता, हम एक दूसरे के कपड़े उतारते हैं। ये रवैया गलत है, हमें आगे ले जाना है इस मुल्क को, और हमें दूसरों के कीमा पे अपने इदारों को जो है मलाम नहीं करना
करना है। दूसरी बात ये कि GIT के हवाले से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात आज भी हैं, बल्कि बढ़ गए हैं। हम जो बिलखसूस हमने कहा था कि जो लंदन फ्लैट्स है उनकी जो मिनिस्ट्राल का एक अहम एपिसोड, वो जो कतरी प्रिंस है उनका जो है इंटरव्यू बाकी है एक विटनेस के तौर पे, तो अभी तक GIT वहां नहीं गई है, उन्होंने खुद ऑप्शन दिए थे। तो ये एक मतलब अनफेयरनेस है जो यकीनन हम फ्लैग करेंगे और हम इंसाफ के तलबगार हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस दें। इसके साथ जो मजमूई तौर पे जो आई विटनेस के तौर पे मरियम नवाज साहिबा को बुलाया जा रहा है, माजी में ये हुआ है कि जब भी GIT बनी उन्होंने क्वेश्चनर्स भेजे हैं। अब यहाँ पे ना इल्जाम है ना FIR है, यहाँ पे आप सिर्फ मालूमात ले रहे हैं, लेकिन फिर भी आप किसी को सवालात नहीं भेज रहे हैं, किसी के घर नहीं जा रहे हैं, बल्कि उनको मुल्ज़िम के तौर पे ट्रीट करते हैं। एक ह्यूमिलिएशन का पहलू है, आप एक फैमिली को टारगेट कर रहे हैं। फिर वो केसेस जो सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल 5 मेंबर्स के जजेस में नहीं था, हुदैबिया पेपर मिल का इशू नहीं था, आप उसके पीछे पड़ गए। मीडिया मॉनिटरिंग उसका इशू नहीं था, आप जो है मीडिया मॉनिटरिंग के पीछे पड़ गए और अपने वजूद से पहले भी मॉनिटरिंग शुरू की। इसी तरह टेक्निकल कैपेबिलिटी की बुनियाद पे प्राइम मिनिस्टर हाउस की बगिंग के हवाले से, विटनेसेस को के उनकी कन्वर्सेशन को सुनने के हवाले से हमारे खदशात ये आज भी बाकी हैं। तो ऐसा रिपोर्ट जो नामुकम्मल हो, जो इनकंक्लूसिव हो, जो हमारे खदशात की बुनियाद हो, ये किस तरह जो है हमारी एतमाद का बायस बन सकता है। और इन कंक्लूजन में ये भी बात है कि तारिक किरमानी साहब ने बार बार आज भी ये बात कही है कि कतरी प्रिंस के स्टेटमेंट के बगैर ये इनकंक्लूसिव ही होगी और लिहाजा वो अवेलेबल हैं कि उनका जो स्टेटमेंट है वो GIT रिकॉर्ड करे, लेकिन वो भी हम देख रहे हैं कि एज फार नहीं किया गया है। आखिरी जो कुछ लम्हात हैं इसी के ऊपर डेडिकेट करते हैं इश्तियाक बेग साहब। मैं आई वॉज वांटिंग SN मेहंती साहब ने कमिट किया था, मैं अगर वो आते तो इसके बारे से बात रहती, बट यू आर एज एस्टीम्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। तो हाँ, स्टॉक एक्सचेंज का तो देखिए बहुत सेट है, क्योंकि हुआ ये कि स्टॉक एक्सचेंज इसलिए एकदम से नीचे क्रैश हुआ है कि बाहर के इन्वेस्टर सब डर गए हैं, घबरा गए हैं कि आने वाला वक्त क्या है, ये हुकूमत सस्टेन करेगी नहीं रहेगी, कौन हुकूमत आएगी, उसकी पॉलिसी क्या होगी क्या नहीं होगा, क्योंकि अपोजिशन क्या कर रही है, रोज आना जी 10 दिन की बात है, 15 दिन की बात है और वो जा रहे हैं और फलाना आ रहा है। इस तरह की बात से मुल्क जो है डिस्टेबलाइज हो जाता है और इकोनॉमी एक बार डिस्टर्ब हो जाएगी। देखिए मैं आपको एक चीज़ बतलाऊं, मैं हमेशा हर वक्त ये इमरान खान को कहता था कि एक उनको अल्लाह ने बहुत अच्छा मौका दिया था, वो अपना एक मॉडल पेश करते अपने प्रोविंस का। मोदी ने क्या किया, मोदी ने क्या किया कि अपना गुजरात का मॉडल पेश किया और बोला दिस इज द मॉडल आई है और ये मैं पूरे मुल्क को दूंगा, और सब लोगों ने इसको वोट दिया। आप एक बार 5 साल काम करते, दिस इज द मॉडल जो सब प्रोविंस से अच्छा है और ये मैंने करना, आप यकीन करें मैं भी जाकर उनको वोट दे देता, बट नहीं, वो उन्होंने तवज्जो उसमें नहीं दी, बल्कि वो प्रोविंसेस जो अच्छा कर रहे हैं या हुकूमत जो अच्छा काम कर रही है वो उसको कभी कर रहे हैं, इससे दूसरे लोग नहीं आएंगे। देखिए ये बतलाइए कि आज ये प्रोजेक्ट यहाँ पे लगा है, $1.8 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है। क्या किसी चाइनीज ने ये कहा कि जी हुकूमत के किसी बंदे ने या मिनिस्टर ने मुझसे किक बैक मांगा हो, या किसी और ने? इन पूरे सालों के अंदर मुना मैं देखता रहा हूँ कोई करप्शन का स्कैंडल नहीं आया। पास के अंदर लोगों के अकाउंट से पैसे निकले हैं, करोड़ों रुपए अकाउंट्स के अंदर से निकले हैं। राइट। लोगों के अकाउंट से सबूत मिल गए हैं कि जी इतने पैसे उन्होंने कमीशन लिए, तमाम वो बढ़ते फिर रहे हैं। सर मुझे थोड़ी सी इसमें इजाजत दीजिएगा, जो नंदीपुर की बात की जाती है कि नहीं दैट इज अक्रेडिटेड टू दिस गवर्नमेंट, लेकिन इसमें आप कोई बात ऐड करना चाहेंगे कि वो पिछली हुकूमत का था, फिर इन्होंने उसको टेकअप करके उसकी बेसिस को ही चेंज कर दिया? देखिए होता है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट डिले होता है ना, तो उसका क्या है कि उसकी प्राइसेस जो है बढ़ती है, तो नेचुरल बात है। आज हुकूमत क्या करती है कि एक प्रोजेक्ट लेके आती है और कहती है कि हमने 1 साल में कंप्लीट करना है, उसके 10 करोड़ प्राइस है, आप उसको 3 साल पे ले जाए, उसके प्राइस 2.5 गुना बढ़ जाते हैं उसके अंदर। नंदीपुर के देखिए ना, मैं तो बहुत सिंपल बात कर रहा हूँ, कभी भी करप्शन जो होती है वो कभी छुपती नहीं है। क्या इस हुकूमत की कोई करप्शन आई? क्या नवाज शरीफ साहब के अकाउंट से थे करप्शन के पैसे निकले, या किसी ने ये कहा? पहले तो लोग आगे कहते थे ना, पहले तो कंपनीज आके कहती थी कि हमने दिया है। तो मेरे ख्याल से ये वक्त है कि इस पर दुश्मन भी हमारी एडवांटेज ले रहे हैं। सिचुएशन पाकिस्तान में जो हो रही है इस वक्त, क्या हो रहा है, ईरान जो है उससे हमारे ताल्लुकात हैं। अफगानिस्तान आपको पता है कि ये अमेरिकन वक्त आया हुआ, रीजन ये है कि इस बार मोदी जब गया है
तो तमाम उसकी बातें जो है अमेरिकन ने जो है वो एक्सेप्ट कर ली हैं। और कल को अगर यू डोंट नो कि हमारे साथ हालात क्या हो जाएं, इंडिया जो है वो बिल्कुल पूरी आखिरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से सीपैक का प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट नहीं हो सके। और अगर हम खुद कमजोर होंगे तो हम अपने दुश्मनों को मौका देंगे और वो आके फिर हमको डिस्टर्ब कर सकते हैं। राइट, बिल्कुल ये बातें वैलिडेट कर ली गई हैं, लेकिन आपसे इश्तियाक साहब एक स्टॉक मार्केट रिलेटेड सवाल है। जितने लोगों ने सरमायाकारी की है, जो आपने फॉरेन सरमायाकारों की बात कर दी है, लोकल भी हम जानते हैं सरमायाकार किस तरह से इस एवेन्यू को ट्रस्ट करने लगे थे इन द रीसेंट पास्ट, जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का एवेन्यू है कि अगर आप यहाँ पे इक्विटीज में करें इन्वेस्ट तो इसके रिटर्न्स मतलब नेक्स्ट टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। मुन्ना देखिए तो अब वो कहाँ जाए ना, अब मेरा ये सवाल है आपसे। पाकिस्तान का ये है कि हम फॉरेनर्स जो हैं, जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, उनकी सबसे बड़ी क्या अट्रैक्शन है कि पाकिस्तान में रिटर्न जो है वो वेस्टर्न कंट्री से ज्यादा है, बेहतर है जी। चाहे वो एनर्जी में कर रहे हैं, क्यों आ रहे हैं चाइनीज, इसलिए नहीं कि वो हमारे भाई हैं, बल्कि इसलिए आ रहे हैं कि उनको एक अच्छा रिटर्न मिल रहा है। सिमिलरली स्टॉक के अंदर जितना पैसा वो बना रहे थे, यू कैन इमेजिन। और स्टॉक हमेशा जब पनपता है, जब इकोनॉमी आपकी सही होती है और आपकी हुकूमत सही होती है, पहले भी ये कहा था हुकूमत को भी जब भी स्टॉक ऊपर जा रहा होता है हुकूमत बतलाती है, क्योंकि हमारी पॉलिसीज की वजह से ये ऊपर जा रहा है। मगर क्या हो रहा है कि जब डिस्टेबलाइज आप करना शुरू कर दें अपने मुल्क को, अनसर्टेनिटी जो होती है वो स्टॉक को किल कर देती है, जिसने किल कर दिया। और बाहर का सरमायादार था वो रुक गया, उसने इन्वेस्टमेंट कम कर दी, और उसके बाद क्या हुआ, अरबों रुपए लोगों के डूब गए हैं, अरबों रुपए में लोगों को जानता हूं, अरबों का लॉस हो गया उसका। बिल्कुल मुल्क की मईशत से नहीं खेलें कि आप अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए मुल्क की मईशत से खेल रहे हैं। और मुल्क देखिए बड़ी मुश्किल से हमने संभाला लिया है। हम जिस तरह फ्री फॉल हो रहा था, पाकिस्तान इस वजह से नीचे आ रहा था, उससे ज्यादा नहीं हो सकता था। अब हम रुके हैं और हम अब बाउंस बैक कर रहे हैं, अब ऊपर की तरफ इकोनॉमी जा रही है। एंड वी नीड टू कंटिन्यू दैट। ठीक है, राइट। सजाद मीर साहब, आपकी जानिब आऊंगी, बताइएगा। एक तो तमाम बातें अपनी जगह पर मौजूद है, साथ में हमने देखा है कि जिस तरह से आपने मिसाक मईशत की भी बात की थी, इससे पहले इससे कबल मिसाक जमहूरियत को भी हमने देखा कि तनकीद का निशाना बनाया गया था, इसको मुकमुका भी कहा जाता था। मिसाक मईशत, अगर इस चीज के ऊपर कोई कंसेंसस कर लिया जाता है तो क्या इस बात की गारंटी है कि उसको भी आप कोई मुकमुका या खुदा न खास्ता कोई इसके लिए मनफी अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगे? देखिए ना, जमाना इतना खराब आ गया कि अब मिसाक जमहूरियत को भी मुकमका कहा जा रहा है। बिल्कुल। हालांकि जब मिसाक जमहूरियत आया था तो एतजाज आसन से लेकर कौन कौन था जिसने उसकी तारीफ न की हो, और ये कहा गया हो सके 73 के आइन के बाद पाकिस्तान के पास एक ही अहम दस्तावेज आई है। कुछ लोग थे कि वो 73 का आइन नहीं कहते थे, वो कहते थे करारदाद मकासद के बाद पाकिस्तान ने अगर किसी दस्तावेज पर कंसेंसस इख्तियार किया है और वो लाजवाब और बाकमाल है और बुनियाद फराहम करती है तो मिसाक जमहूरियत है कि हम फौज से सिविलियन हुकूमत उसका राब्ता नहीं करेगी, वो जो सारी बातें हैं उसमें अदलिया के बारे में भी बहुत सी बातें थी। लेकिन इसके बारे में अगर कहा जाए कि मिसाक मईशत पे एक तरह का इकट्ठा हो जाए, अगर तमाम पार्टियां, चलिए 3 पार्टियां गिन लीजिए आप, तहरीक इंसाफ गिन लीजिए, पीपल्स पार्टी गिन लीजिए, मुस्लिम लीग गिन लीजिए, साथ फजलुर रहमान, ANP, और पंजाब में अगर काफ लीग भी गिन लीजिएगा, MKM गिन लीजिए, ये कंसेंसस कर लेते हैं कि हम इन प्रोजेक्ट पर या इस डायरेक्शन पे आगे बढ़ेंगे। तो इसमें हर्ज क्या होगा? मुकमका होगा तो ये मुकमका तो मुल्क की बेहतरी के लिए है। सही, राइट। मुकमका को अगर आप वैसे कहें तो रिकंसिलिएशन कह देते हैं, वैसे कहें तो आप कंप्रोमाइज एक पॉलिसी, बस जब तक अपने लिए हो तो आप उसको फायदेमंद कहते हैं, मुस्तफीद कहते हैं। जब आप, और अगर आप उसको डिग्रेड करना चाहें तो मुकमका कह देते हैं। बस एट दी एंड ये डिपेंड करता है कि आपके पर्सनल इंटरेस्ट को कितना ये फायदा पहुंचा रहा है। जी सजाद साहब, मुझे सॉरी इजाजत दीजिएगा, आपको डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहूंगी, लेकिन तारिक किरमानी साहब, जी तारिक किरमानी साहब का भी एक फैक्टर है, कुछ आखिरी लम्हात पे इस पे कमेंट कर दें कि उन्होंने आज ये बात कही है, दोबारा से ये बात उनकी तरफ से नजर आई है कि कतरी प्रिंस का जब तक स्टेटमेंट नहीं होगा JIT के पास, ये इनकंक्लूसिव नजर आएगी। तो आप इसकी अहमियत को कैसे देख रहे हैं सर? जी आप मुझसे पूछ रही हैं? जी जी जी, आपसे सवाल था सजाद साहब। अच्छा जी जी, देखिए ये जिस तरह के बयान दिए जाएं या कहे जाएं, कुछ किए जाएं, JIT का क्या मौक़िफ़ है, कोर्ट के इस बेंच का जो मॉनिटर कर रहा है क्या मौक़िफ़ है, लेकिन ओवरऑल कतरी शहजादे ने साफ कह दिया, आइए और बयान ले लीजिएगा। वो कहते हैं मैं आपकी कलमराव में क्यों आऊं भाई, मैं एक मुल्क का हुक्मरान हूँ, शहजादा हूँ, मेरे साथ अगर आपके किसी बंदे ने कारोबार किया है, आप मेरे यहाँ आए, मेरे घर बैठे, काबा पिए,
मैं आपकी खिदमत भी करूंगा, हो सका ज़ियाफत भी करूंगा, और आप जो पूछना चाहें पूछ लें। कतरी शहजादे को तो कम से कम इस बात का हमने अपने कचहरे में बुलाना है, एक पूरी दाद लगानी है, एक पूरा ड्रामा करना है, एक थाने का कल्चर पैदा करना है। तो जहां बादशाह दूसरे मुल्कों के शहजादे वजीर आजम इस तरह नहीं आया करते। आपकी जरूरत है कि आपको मालूमात चाहिए, जाइए मालूमात हासिल कर लीजिए। अगर उसके बगैर उसकी कोई अहमियत और वेल इक्विप्ड है JIT, तमाम मेंबरान उसके वेल इक्विप्ड है, तो क्यों नहीं जा सकते हैं वो लोग? देगी और मामला खत्म हो जाएगा। उसके बाद कोर्ट को प्रोसीड करना पड़ेगा और लंबी बात चलेगी उसके बाद। ठीक है, आपका लास्ट नोट सर, इश्तियाक साहब आपसे भी ये जानना चाहूंगी, इनकंक्लूसिव रहेगा जो भी है, चाहे आपने जितना भी उस बात को ओवरप्ले किया हो या उसे डाउनग्रेड किया हो कि कतरी शहजादे का लेटर है, लेकिन जब तक उनकी स्टेटमेंट नहीं होगी आप कैसे कंक्लूड करेंगे? देखिए, दूसरी बात ये हो रही है, कुछ अर्से पहले परवेज मुशर्रफ साहब ने खुद ये एक इंटरव्यू में कहा है कि जी उनके पास उनकी जनाब अपार्टमेंट है लंदन के अंदर, उनके दुबई के अंदर है, और इस बड़े अमाउंट है। उनसे पूछा गया जी आपके पास पैसे कहाँ है, तो उन्होंने साफ ये कहा कि जी मुझे सऊदीया से। उनसे कोई नहीं पूछ रहा कि आपके पास कोई लेटर है कि नहीं है। और देखिए कई जगहों पर ये हाँ नहीं, उनसे कोई नहीं पूछ रहा कि जी आपके पास कहाँ से ये जो था कोई लेटर है कि नहीं, कोई लेटर तो आप हमको दिखाएं। जैसे अभी मेरे भाई ने कहा है कि कतरी शहजादे को हम बुला के क्या उस कुर्सी पे बिठा के ये दिखाएंगे कि हम उसको जलील करेंगे? नहीं, वो नहीं होगा। मतलब आप खुद वहाँ पे चले जाएं, मेरे ख्याल से अगर उसके कहें वो टिकट का भी आपको पैसे भेज देगा, आप आ जाइए। JIT के ऊपर तो माशाल्लाह बड़े अखराजात किए गए हैं, उनको बड़ा वेल इक्विप्ड रखा गया है। लोकल हॉस्पिटलिटी भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी, और आके पूछ लें कि ये लेटर सही है कि नहीं है, फेक है कि नहीं है, तमाम चीजें है नहीं है। मैं हैट्स ऑफ टू दिस कतरी शहजादा कि वो अभी तक जनाब खड़ा हुआ है। उसकी जगह कोई और होता बोलता जी ठीक है, हमारी एक डील थी, एक वो थी, अब खत्म हो गई है, बट वो अभी भी ये कह रहा कि आए आप मुझसे मिलने हैं, आप अवेलेबल। तो मेरे ख्याल से इस मौके को जाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ये मौका जाया हो गया तो देखिए लोग डाउट करने लगेंगे इस JIT की जो इन्वेस्टिगेशन है इसके ऊपर, और इट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल टू द पीपल। और मेरे ख्याल से इस चीज को हम जाया नहीं करें, और उसकी भी हम जाके उससे बात करें वहाँ पे, उसको पाकिस्तान ये नहीं कहें। ठीक है, राइट। इस नोट पे इजाजत दीजिएगा, प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। बहुत शुक्रिया तमाम अपने पैनलिस्ट का। मिस्टर इश्तियाक बेग हमारे साथ कराची स्टूडियो से मौजूद थे, सजाद मीर साहब ने हमें ऑल द वे फ्रॉम लाहौर स्टूडियो से किया था, जान अचकज़ई साहब से हमने हुकूमती मौक़िफ़ मांगा था ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद स्टूडियोज, उन्होंने भी हमारा साथ दिया था। वंस अगेन वेरी ग्रेटफुल फॉर एवरीवन्स प्रेजेंस। कैसा लगा पूरा डिस्कशन? हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे अपना फीडबैक ना भूलिएगा, विच आर राइट ऑन योर स्क्रीन। नेशनल जितना भी इंटरेस्ट है या नेशनल कौमी मफाद है, वो कभी भी किसी इंसान के जाती मफाद से बढ़कर नहीं हो सकता है, और यही एक पूरी बात का लास्ट वन लाइनर वाइंड अप है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।